एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। और शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों गोल्ड के बारे में। गोल्ड के लिए हमारे पास बहुत टाइम से बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। गोल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, गोल्ड के अंदर क्या ट्रेडिंग की जा सकती है, गोल्ड को क्या लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, उनके बेसिक्स आंसर की बात करेंगे और समझेंगे कि गोल्ड आपको कितना इंपॉर्टेंट एसेट है या कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। बेसिकली दोस्तों, अगर हम इक्विटी की मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, इसके अंदर इंडिया के अंदर 1.5 से 2% से ज्यादा लोग पैसा नहीं लगाते हैं। इंडिया में इतनी ही रेशो है। यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर ये रेशो 50% की हो जाती है, जापान में भी 30, 40, 50% हो जाती है, चाइना में भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी कम है। हम इंडियंस को इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ पॉइंट समझना ज्यादा पसंद है कि भैया इन्वेस्टमेंट करना मतलब एक सेफ रिटर्न आना चाहिए, इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारे पास आता है एफडी, जो हमें 7% 8% का इंटरेस्ट देता है। दूसरा हमारे पास आता है इक्विटी, जो हमें 15-16% का इंडेक्स रिटर्न मिलता है। राइट। बीच का जो एक पार्ट है वो गोल्ड हो सकता है। वो गोल्ड आपके लिए एक ऐसा एसेट हो सकता है जो इक्विटी से तो कम वॉलेटाइल होता है, लेकिन एफडी से अच्छा है, इक्विटी से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन वॉलेटिलिटी के मुकाबले स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता और वो सहनीय है, हर किसी के लिए सहन कर सकते हैं उस रेट को। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो किसी स्टॉक की कीमत जीरो होने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन गोल्ड जो है वो जीरो नहीं जा सकता। राइट, क्योंकि वो एक एसेट है, एक तरीके की करेंसी है जो जीरो नहीं हो सकती है। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, डाटा को वॉच करिए। यहाँ पर हम बात करें 1964 से 2019 की। 1964 में गोल्ड का रेट था अप्रोक्स 64 रुपए के आसपास, 63-64 रुपए के आसपास। आज गोल्ड का रेट है 31,500 रुपए। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि रिटर्न क्या है, तो रिटर्न यहाँ पर हमें मिल रहा है अप्रोक्स 12% का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 12% का CAGR चाहिए, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, अगर चाहिए तो गोल्ड में पैसा लगाकर छोड़ना था, और जब आप चाहते 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको उसको बेच देना था। दैट्स इट। 63 रुपए से 31,500 रुपए अगर कमाना था तो 50-55 साल पहले अगर खरीदते तो अब जाकर के वो पैसा इतना बन चुका होता। अगर 20 साल पुरानी बात करें, 55 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 20 साल पुरानी बात करें तो 20 साल पहले भी इसका रेट 4-4,500 के आसपास था। तो अगर आज से कैलकुलेट करें तो 6 गुना आपको रिटर्न मिल चुका है। तो पैसे को अगर 6 गुना करना था तो 6 साल पहले गोल्ड खरीदना था और उसको उठा करके आज बेच देना था। दैट्स इट, इतना ही करना था और 6 गुना आपका पैसा बन जाता। अब एफडी में प्रॉब्लम क्या है और गोल्ड में वो प्रॉब्लम क्यों नहीं है? एफडी में बेसिकली प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो आपको रिटर्न मिलता है 7% 8%, पहली बात तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, 2-3% आपका टैक्स कट गया। मान लेते 6% आपको मिला, सब कुछ कट कटा के 6% की हमारी महंगाई दर है, यानी हर साल 6% महंगाई बढ़ जाती है। तो जितना आपको रिटर्न एफडी से मिला उतनी ही महंगाई बढ़ गई, यानी जो मामला हुआ वो जीरो हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। पैसे की पावर उतनी रही। हमें देखने को जरूर मिल रहा है कि बैंक में 6% बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसको खरीदने की पावर उतनी ही कम हो रही है क्योंकि महंगाई उतनी ही बढ़ रही है। राइट, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर ये हम गोल्ड में ट्रांसफर करते तो गोल्ड में आपका जो पैसा है वो 4 या 5% एक्स्ट्रा होता, यानी इन्फ्लेशन को अगर हटा दे तो 4-5% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए काफी कैपेबल है। तो ये दोस्तों फायदा है गोल्ड में निवेश करने का, क्योंकि बीच का जो एक तरीका है भाई, एक एफडी से थोड़ा सा बेहतरीन और स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्की। रिस्की मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लोग समझते हैं, बेसिकली अगर हम इसकी डीपली जाए और अच्छी तरीके से काम करें तो ये बिल्कुल भी रिस्की फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी गोल्ड जो है वो 100% इंडियंस इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो गिफ्ट के रूप में करते हो, चाहे वो रीति रिवाज के रूप में करते हो, चाहे वो किसी भी फैक्टर से करते हो। हमारे यहाँ बिना गोल्ड के तो कोई शादी होती नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। राइट, तो गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, और ये 100% एसेट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस एसेट को अगर सही से इन्वेस्ट करना अगर हम सीख जाए तो इन फ्यूचर हमारे गिफ्ट वाली आइटम्स ही बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। वो इतना वैल्यूएबल बन सकता है, आपको
कि मदद कर सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भैया हम दिल्ली की मैरिजेस के बारे में। दिल्ली में शादियां होती है तो मेरा मानना यह है कि भैया 4 या 5 लाख रुपए तो गोल्ड में चाहिए ही चाहिए दोनों पार्टी को। दोनों पार्टी मतलब लड़की वालों को भी और लड़के वाले के भी गोल्ड मिला करके इतनी वैल्यू बन जाती है मिनिमम, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो 4 या 5 लाख रुपए जो दोस्तों कीमत का गोल्ड हमने खरीदा, जो गिफ्टिंग पर्पस के लिए आया कि भाई हमने लड़की वालों को दिया, लड़की वालों ने हमें दिया, और वो सारा जो एसेट इकट्ठा हुआ, अगर हम उसकी वैल्यू लगाए अगले 20 साल, मान लेते हैं 4-5 लाख रुपए में इकट्ठा हुआ, तो अगले 20 साल तक वही गोल्ड आपका 30 लाख रुपए का हो सकता है, 30 लाख का हो जाएगा। ये 10 से 12% का जो CAGR मिल रहा है, तो वो 5 लाख का एसेट आपका 30 लाख बन गया। अगर वही बात करें हम बुढ़ापे तक की, भैया वो बुढ़ापे तक रुक जाता है, वही पैसा अगर रुक जाता है 40 साल तक रुक जाता है पैसा, 35-40 साल तक, तो वही पैसा आपका 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। तो बहुत बड़ा एसेट है और बहुत और ये रीति रिवाज भी है भाई, जरूरी भी है, प्लस वो एसेट भी बन सकता है। बात कर लेते हैं क्या ज्वेलरी से इतना रिटर्न मिल सकता है, क्या ज्वेलरी इतना रिटर्न दे देगी? बेसिकली दोस्तों ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे माइनस पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। पहला माइनस पॉइंट ये है कि उसके अंदर एक मेकिंग चार्ज लगता है। मेकिंग चार्ज बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, आपको 20-30% का मेकिंग चार्ज लग गया, और जब आप उसको बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज आपको नहीं मिलता है। तो ये एक गलत तरीका है, लेकिन ये रीति रिवाज का हिस्सा है कि ज्वेलरी देनी ही पड़ेगी। तो वो एक मजबूरी है कि आपको 20-30% का जो हार्म है वो आपको सहना ही पड़ेगा। तो वो तो कुछ करा नहीं जा सकता। दूसरा, अगर आप इस रीति रिवाज से हटकर अगर हम ज्वेलरी का पर्पस और गिफ्टिंग का पर्पस अगर अलग कर दे और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में, तो क्या तरीका है? तो सबसे बेहतरीन तरीका है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे हम स्टॉक को खरीदते हैं आजकल, भाई पहले कागज खरीदा करते थे स्टॉक्स के, आज का सिस्टम बंद हो गया। तो आजकल गोल्ड को खरीदने के लिए भी बहुत सारे ETFs अवेलेबल है। आप जैसे स्टॉक को खरीदते हैं वैसे ही आप ETF को खरीद सकते हैं और अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। कुछ आपको बेस्ट ETF दिए गए हैं इंडिया के, इनका नाम देख लीजिए, जिसमें रिलायंस बीज बहुत फेमस है। आप इसको लिखेंगे गोल्ड बीज, और गोल्ड बीज अगर आप डालेंगे तो रिलायंस का ETF आ जाएगा गोल्ड का, और उसको आप खरीद सकते हैं। ETF में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है काफी लोगों को कि कौन सी कंपनी का खरीदे, कौन सी कंपनी अच्छी है, और ETF की जो प्राइस है वो इतना ऊपर नीचे क्यों होते हैं। बेसिकली दोस्तों वो एक यूनिट प्राइस है। कोई कंपनी 2700-2800 रुपए का ETF लॉन्च कर रही है, तो मान लेते हैं सोना 28,000 का है, तो उसने 1 ग्राम के हिसाब से 1 यूनिट लॉन्च कर दी 2700-2800 में। अगर वही कंपनी कोई दूसरी कंपनी आती है और 27 रुपए की 1 यूनिट लॉन्च करती है ETF की, तो बेसिकली दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसने एक यूनिट प्राइस डिसाइड करा है। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि जितना गोल्ड बढ़ेगा, जितनी परसेंटेज बढ़ेगी, उतना ही 27 रुपए वाला ETF भी बढ़ेगा, उतना 2700 वाला भी बढ़ेगा, उतना 27,000 वाला ETF भी बढ़ेगा। तो बेसिकली यूनिट प्राइस से आपको डिसाइड नहीं करना है कि सस्ता या महंगा है, क्योंकि वो कंपनी डिसाइड करती है, ETF वाली कंपनी डिसाइड करती है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि भैया कौन सी कंपनी का खरीदे, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों ये है कि अगर आप ETF को खरीद रहे हो तो सबसे पहले किसी सरकारी कंपनी ने अगर लॉन्च करा है वो ETF, तो सबसे पहले तो आप उसको खरीदो। अगर किसी सरकारी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया हुआ है, सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो किसी का भी खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी कंपनियां एक जैसा ही देगी, वो अपने हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकती। रिटर्न जो है वो गोल्ड का रेट डिसाइड करेगा। गोल्ड का रेट वॉच करिए, देखिए 1 महीने में कितना बढ़ा, 1 महीने में कितना डाउन हुआ, उतने ही आपके ETF का कम और नीचे होता हुआ आपको मिलेगा। तो ETF एक पर्पस है। दूसरा है कि आप बार्स खरीद सकते हैं। बार्स की जो मेकिंग चार्जेस है वो बहुत कम लगती है, तो आप बार्स खरीद सकते हैं। कॉइन में मेकिंग चार्ज लगता है, ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज लगता है, कि बार्स में बहुत कम लगता है, बहुत कम कट होता है। तो आप बार्स को खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक माइनस पॉइंट क्या है कि आपको कैरी करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चोरी होने का डर रहता है, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा, बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया तो चोरी होने का डर रहता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डीमेट अकाउंट में कुछ चोरी होने का डर नहीं है कि एक बार खरीद लिया तो किसी को पता ही नहीं, अगर उसको बेचोगे भी तो पैसा आपके अकाउंट में आता है, कहीं भी नहीं जाता, राइट। तो ये दोस्तों इसका फायदा है। एक अनदर ऑप्शन आता है जिसको हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं, जो RBI ने 2015 में नवंबर में लॉन्च किया था। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप जब इसको खरीदते हैं, इस बॉन्ड्स को खरीदते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये भी कागज के रूप में एक बॉन्ड आपके पास आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है, कागज के रूप में भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा।
जब आप इसको खरीदते हैं तो इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसके ऊपर आपको 2.5% पर एनुअल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, आरबीआई आपको देता है। दूसरा इसमें फायदा यह है कि जो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है वो तो मिल ही रहा है और आपको 2.5% एक्स्ट्रा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना जितना भी आपको इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। हालांकि ये रिसेंटली जो है इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया फैब में, और ये लॉन्च होती रहती है। जैसे इसका सब्सक्रिप्शन चालू होगा तो हम आपको बता भी देंगे। दूसरा आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि जब भी सब्सक्रिप्शन चालू हो तो अब आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें, मतलब 8 साल बाद आप इसको बेचकर अपना सारा पैसा रिडीम आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो उसको पहले भी बेच सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है कटौती हो सकती है। कोशिश यही करिए दोस्तों कि आप उसको एटलीस्ट 8 साल के लिए अपने उसके अंदर रखें। 8 साल के बाद ही आप उसको रिडीम करें। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों ये बेहतरीन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गोल्ड जो है ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। तो यहाँ पर कोई भी अगर बिगिनर्स आता है तो गोल्ड को प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि चीजें या तो सीधी चलती है या नीचे आती हुई दिखती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस बीच में आपको देखने को नहीं मिलती है। दूसरा एक, अगर आप एनवायरनमेंट के फैक्टर को देखें तो गोल्ड में हमेशा दिसंबर के आसपास बॉटम बनता है और सितंबर के आसपास टॉप बनता है। तो अपने चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ 2-3 एग्जांपल भी दिए, आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि दिवाली आने से पहले बहुत ऊंचाई पर जाता है गोल्ड और दिवाली खत्म होने के बाद वो बॉटम बना देता है, यानी नीचे हो जाता है। तो सिंपल सा मेथड ये है। तो ये मैं नहीं कहता कि वो फ्रूटफुल मेथड है या इसी के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, ये बेसिकली एक एनवायरमेंट फैक्टर है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार बहुत सालों में हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। फिर भी स्टॉप लॉसेस प्लस जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे टूल है, वो सारे टूल्स यहाँ भी काम करते हैं। इसके अंदर कोई अलग से टूल्स लेने की जरूरत नहीं है, सारे इंडिकेटर्स हर चीज यहाँ काम करती है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इसके अंदर काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्यूचर मार्केट की। जो लोग एमसीएक्स में काम करते हैं फ्यूचर मार्केट में, तो भैया मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि जहां लेवरेज आ जाती है बहुत ज्यादा, जहां बहुत ज्यादा लेवरेज आ जाती है उस काम से दूर रहना ज्यादा बेटर है। तो ट्रेड अगर करना ही है तो अपने एक्चुअल मनी से करिए, लेवरेज मत लीजिए। फ्यूचर में करना है फ्यूचर में करिए, लेकिन लेवरेज मत लीजिए, विदाउट लेवरेज करिए। जितना लॉट खरीद रहे हैं उतनी रकम आपके डीमेट में होनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए। उस ट्रेडिंग अकाउंट में होने के बाद ही आप ट्रेड करिए, और मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है। बाकी जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, सारी चीजें बहुत आपकी पकड़ में रहती है, तो उसके बाद आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया वो आपका गोल्ड से रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा। और इन्वेस्टमेंट तो बेटर है ही, उसमें तो कोई दोहराई है नहीं। वेल्थ क्रिएट हो सकती है, कैश ज्यादा ना रखे, कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करा लीजिए, या गोल्ड के ETF खरीद लीजिए, बॉन्ड खरीद लीजिए। नहीं तो अगर फिजिकली रखना है तो बार्स खरीद लीजिए, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना ज्यादा बेटर है। चलिए ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।